गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग शाम में आईपीएफ की चर्चा करते हैं। ये आईपीएफ श्रृंखला में 12वां आईपीएफ है। ओके, अभी हम लोग पॉलिटी ही कर रहे हैं और 12, 13, 14 और 15 ये 15 आईपीएफ जो है वो पॉलिटी से संबंधित रहेंगे और इसमें जितने भी पॉलिटी के मुद्दे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इसमें निश्चिंत रहें, आपकी कुछ छूटेगा भी तो ये छूटेगा नहीं, इसका खास ख्याल रखा है मैंने। 12वां आईपीएफ है, इसमें भी हम दो मुद्दे कवर करेंगे। राज्य मंत्री परिषद जो है वो एक दो मुद्दे उसमें हो पाए थे 11वें आईपीएफ में, तो हमने इसमें भी रखा हुआ है और उच्च न्यायालय के बारे में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका पीडीएफ जो है मेक आईएएस में एक पीएमपी प्रोग्राम चलता है, इसको बोलते हैं प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम। तो बहुत ही नाम मात्र की फीस है, नॉमिनल फी है, आप इसको ले सकते हैं और यहीं पे जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहां से आप कलेक्ट करेंगे। चलिए, दो मुद्दे हैं डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले राज्य मंत्री परिषद के बारे में। तो देखो, संसदीय व्यवस्था में जैसा केंद्र में संसद व्यवहार करती है और संघ की कार्यपालिका जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिपरिषद काम करती है, एक्ट करती है, जैसे उसका गठन होता है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही राज्य मंत्रिपरिषद भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और बस केवल क्या है, आर्टिकल बदल गए हैं, राज्य की व्यवस्था अलग है और केंद्र की व्यवस्था अलग है, इतना ध्यान रखना है। बाकी तो आप लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते। तो पहला पॉइंट है राज्य मंत्रिपरिषद। देखो, कहा यह गया कि भाई एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रमुख है वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा। और आप ये कह सकते हैं कि भाई इसका गठन क्यों किया गया, तो इसका गठन इस वजह से किया गया कि भाई कार्य जो सुचारू रूप से चल सके, विभाग बांटे गए उसमें। ओके, तो एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख जो है वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा और संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। तो ये कुछ काम है यहाँ पे कि भाई जब कभी भी ऐसा विधेयक या किसी पे मान लो कुछ सलाह देनी हो राज्यपाल को, तो उसके लिए एक मंत्रिपरिषद जो है, तो इसका 163 में उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श और सहायता देने के लिए। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, स्टेटमेंट आपसे खासकर पूछे, थोड़ा अटपटा स्टेटमेंट ये पूछे जाएगा आपसे, बन सकता है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ से और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से बना सकता है। क्या पूछेगा, तो पहला बता देगा भाई ठीक है 163 में ऐसी सी बातें कहेगी, दूसरी बात भी पूछेगा आपसे, दूसरा स्टेटमेंट मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श और सहायता देने के लिए है। तो ये भी स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। जैसे 2023 में मतलब पैटर्न बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीस खासकर यूपी में देखेंगे तो स्टेटमेंट के तौर पर दे रहा है। तो आपको भी थोड़ा उसी तरह से पढ़ना है। परंतु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री जो है वो संस्था नहीं है, ध्यान रखना, बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। ओके, तो जैसे संघ में कार्यपालिका है उसी तरह से राज्यों में भी कार्यपालिका, तो एक तरह से मंत्रिपरिषद कार्यपालिका ही, ऐसा कुछ करके। मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रधान घोषित किया गया है। ओके, मंत्रिपरिषद का प्रधान घोषित किया गया, 168 में बोला गया कि भाई एक मंत्रिपरिषद बनेगी और जिसका प्रधान जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो 163 में परामर्श सहायता के लिए इसकी जिम्मेदारी बताई गई है एक तरह से मंत्रिपरिषद की। ओके, 168 में कहा गया कि मुखिया जो होगा इसका वो मुख्यमंत्री होगा, इसका जो मुखिया होगा मुख्यमंत्री होगा। केंद्र की भांति बताया गया यहाँ पे कि केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह स्वाभाविक है कि राज्यों में उन सभी परंपराओं को क्रियान्वित करने या कार्यान्वित किया जाए जो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हूबहू बिल्कुल केंद्र सरकार के जैसे ही ये भी एक्ट करता है। इसलिए राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं करता है, बल्कि उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन हो। ओके,
अच्छा, इसके बारे में कहीं उपबंध नहीं किया गया है, संविधान में कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि भाई मुख्यमंत्री का कैसे होगा गठन, ये मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे की जाएगी, नहीं, ये ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया। बस ये है कि हाँ, एक मंत्री जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा और वही जो है मुख्यमंत्री बनेगा, और इसका जो अपॉइंट करेंगे, जिसके जो नियुक्ति करेंगे वो राज्यपाल करेंगे। तो ये बातें जो है कुछ वहाँ पे बताई गई है। चुनाव कैसे होगा राज्यपाल ये मुख्यमंत्री का, इसके बारे में कोई भी वहाँ पे ये प्रावधान नहीं किया गया, खास बात। अच्छा, एक दो बातें और है जो लगातार पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में, खासकर यूपी पीसीएस में। तो ये दोनों स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, स्टार लगाएंगे और कई बार रिपीट भी किया जाता है। ये रिपीट भी। तो अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ओके, 3 स्टेटमेंट बना सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर और भी अन्य मंत्री, और एक और बात इसमें ध्यान रखना कि मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो 164 एक कुछ ऐसी। अच्छा, एक खास बात जो है इसमें और जो है संशोधन किया गया 164 में। तो क्या संशोधन किया गया और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये स्टेटमेंट के तौर पर भी क्वेश्चन पूछा गया और वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मैंने स्टार लगवाया तो इसका मतलब है कि एक बार ये इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 के द्वारा एक ये अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित, नोट डाउन करेंगे, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल जो है संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन यह भी बताया गया है कि 12 से कम भी नहीं होगी, मिनिमम जो है वो 12 होनी चाहिए। ओके, तो ये कई बार जो है स्टेटमेंट के तौर पर, वन लाइनर के तौर पर क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो आप भी इसको थोड़ा सा गौर करते हुए चलेंगे और पढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री सहित है। अब एक कंफ्यूजन ये होता है कि यहां पे जो है विधानसभा की बात कही गई है और दिया क्या जाता है, अमूमन जो गलत करवाने के लिए वो विधानमंडल लिखते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं वो विधानमंडल लिखते हैं, तो यहां पे गलती हो जाती है। तो विधानमंडल नहीं, विधानसभा है, उसके सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक। और समय ध्यान रखना कब। चल, अब इसके बाद में 164(2) कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये संसदीय व्यवस्था का सार बोला जाता है। ओके, जैसे हम बात करते हैं कि कि केंद्र की बात करें तो उसमें बोला गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहां पे बोला गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो ये संसदीय व्यवस्था। अब क्यों उत्तरदायित्व का प्रावधान लाया गया, इस वजह से भाई ठीक है, अब सुचारू रूप से सारी चीजें चलती रहे, काम चलता रहे, और अगर जरा से भी बहुमत नहीं रहा तो फिर ये सरकार गिर जाएगी, नए चुनाव कराने पड़ जाएंगे। ओके, मतलब विश्वास नहीं रहा। तो 164(2) ऐसी बातें करता है। 164(4) में भी कुछ मुद्दे दिए गए। इसमें कहा गया कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि कोई भी मंत्री बन सकता है। 25 साल की एज जो है वो मंत्री बन सकता है। 25 साल की एज है, कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन मतलब वो चुनाव लड़े ना लड़े मंत्री बन सकता है। लेकिन 164(4) ये कहता है कि भाई ठीक है, वो इसके बाद में मतलब 6 महीने के बाद में मंत्री नहीं रहेगा। तो एक तात्पर्य और निकलता है, तो क्या कोई भी मंत्री बन सकता है? हाँ, 25 साल की एज का कोई भी मंत्री बन सकता है, वो लेकिन 6 महीने तक। इन 6 महीने के बाद में वो मंत्री नहीं रहता है। ओके,
तो इसका मतलब एक और निकल रहा है कि इन 6 महीनों के अंदर अंदर उसको किसी भी, जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है और वहाँ पे किसी भी सदन का वो सदस्य हो जाए इन 6 महीनों के अंदर, या फिर जहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है उस विधानसभा का वो सदस्य हो जाए, नहीं तो 6 महीने के बाद में मंत्री पद उसका नहीं रहेगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया लेके 164 को पढ़ना है। ओके, तो इसके बाद में अनुच्छेद 167 भी कुछ बातें करता है। 67 में हमने बताया था इससे पहले भी कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि प्रतिपखवारे जो है मुख्यमंत्री साहब जाएंगे और राज्यपाल को जो है बताएंगे कि भाई राज्य का प्रशासन शासन कैसे चल रहा है, नीतियां कैसे काम कर रही, क्या है, सारी चीजें तो राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देगा। और इसी में यह भी बात कही गई है 167 में कि राज्यपाल जब चाहें तब भी जो है मुख्यमंत्री से बोल सकते हैं कि भाई हमें राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मुहैया कराएं, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब प्रतिपखवारे जाते हैं 164 का प्रयोग करते हुए, माफी चाहूंगा 167 का प्रयोग करते हुए कि भाई राज्यपाल साहब ये देखिए हमारे यहाँ पे शासन ऐसे चल रहा है। तो 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य यहाँ पे उल्लेख किए गए हैं, किसको, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए। 164 की बात करें तो इसमें और भी कुछ बातें कहेगी कि मंत्रियों को मासिक वेतन तथा भत्ते मिलते हैं जो समय समय पर विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। ओके, तो राज्यपाल निर्धारित नहीं करता, मुख्यमंत्री निर्धारित नहीं करता है, तो वहां का जो राज्य विधानमंडल है ओके वो निर्धारित करता है कि मंत्रियों को मासिक वेतन भत्ते कितने मिलने चाहिए और क्या क्या चीजें। संसद भी नहीं करती, ध्यान रखना, संसद जो है अपने सदस्यों के वेतन भत्ते और मासिक वेतन पेंशन वेंशन के लिए सब जिम्मेदार है। ओके, राज्य तो भाई अपना राज्य विधानमंडल अपना राज्य में करेगा। तो क्लियर ये बातें। नेक्स्ट देखें, ये एक पेचीदा मुद्दा है यहाँ पे, अनुच्छेद 171 3 में क्या कहा गया है कि विधान परिषद के निकटतम 5/6 सदस्यों का जो निर्वाचन होने तथा 6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो ये आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, ये अगर हम 6/6 रखें यहाँ पे तो 171 3 मंत्री ये क्या बोलते हैं विधान परिषद की बात करें तो 5/6 की अगर बात करें तो ये 6/6 की, तो 5/6 जो है ये बोला गया कि इनका निर्वाचन होगा, इनका क्या होगा, निर्वाचन होगा, और बाकी जो रहेंगे 1/6 ये जो है मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल द्वारा। ओके, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, इनका मनोनयन होगा। तो ये थोड़ा सा मुद्दा ध्यान रखना कि निर्वाचन कितने का होगा और मनोनयन कितने का होगा। तो मनोनयन कौन करता है, राज्यपाल महोदय करते हैं। हालांकि ये व्यवस्था जो है राज्यपाल को दी गई कि भाई 1/6 जो है आप करेंगे, बाकी 5/6 जो है उसका गठन निर्वाचन द्वारा होगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि बंटवारा भी किया गया है कि ये जो 5/6 है, 6/6 में इनका निर्वाचन कौन कौन करेगा, पूछा नहीं है, लेकिन गुंजाइश है पूछने की, क्योंकि 2023 का पेपर आपने जैसे देखा हुआ है तो गुंजाइश बनती है कि अब यहां से क्वेश्चन पूछे आपसे। तो कैसे कैसे बंटवारा किया गया, तो देखें अनुच्छेद 173 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे निर्धारित की गई है। मतलब संसद ही आप जानते हैं कि विधान परिषद का गठन करती है संसद। ओके, अब वो जब तक निर्धारित ना करे तब तक इस हिसाब से ये जो बंटवारा किया गया है इस हिसाब से विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ये बात यहां पे कही गई। अब समझो एक बार क्या क्या बातें कही कि यथाशास्त्र निकटतम 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। तो 1/3 वाला ये जो पंचायतें हैं या स्थानीय निकाय हैं
उनके द्वारा। दूसरा जो है बताया गया है कि भाई इसमें और भी बंटवारा कि यथाशक निकटतम 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तो 1/12 जो है बोला गया कि जो 3 वर्ष के जो स्नातक हैं, ओके, जो ग्रेजुएट हैं 3 वर्षीय, उनके द्वारा जो है ये 1/12 भाग वो विधान परिषद में उनका वो चुनाव करेंगे। फिर इसके बाद में और भी यहाँ पे डिवीजन देखे कि यथाशक निकटतम 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे। और भी बताया गया कि वो लोग कौन होंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, उससे ऊपर के होने चाहिए। वो लोग 1/12 भाग का विधान परिषद में निर्वाचन करेंगे। तो ये वाला जो भाग है। फिर एक और बंटवारा है, यथाशक निकटतम 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। तो ये जो आपका 1/3 है, ये कुछ ऐसे यहां पे। और बाकी शेष सदस्यों का जो बच गए हैं, कौन से 1/6, वो शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हैं। इसको आप ध्यान रखना, यहीं से ये क्वेश्चन बना सकता है कि ऐसे कौन से कितने ऐसे सदस्य जिनका राज्यपाल नामांकन करते हैं, उनको कौन कौन से क्षेत्र में एक, अब आप कह सकते हैं मिनिमम जो है ज्ञान होना चाहिए। तो वो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े होना चाहिए। ओके, सिर्फ यही से पूछ देगा कि भाई वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ABCD करके दे देगा या 1 2 3 4 करके दे देगा, बोलेगा कि इसमें 1 2 2 3 ऐसे करके। तो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। तो ये तो 1/6 यहां से। बाकी राज्यों में विधान परिषदों के वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर संशोधन भी किया गया है। तो 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। तो जो आप विधान परिषद का अभी जो एक नमूना देखते हैं, वो सब बातें जो है यहाँ संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात 1950 का जो PRA है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, उसके तहत और तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया। जो अभी आप खाका देखते हैं, ढांचा देखते हैं विधान परिषदों का, वो कुछ ऐसे ही जो 1950 PRA के तहत अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। अच्छा, इसके तहत उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में 10 मतलब 1/10 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, आप जानते हैं हमने बताया था कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद हैं। ओके, हालांकि 2019 तक जो है जम्मू कश्मीर में भी ऐसा था, लेकिन अगस्त 2019 के बाद में जब इसको रिपील किया गया तो वहाँ से फिर वो विधान परिषद वहाँ पे नहीं रही। ओके, हालांकि देखो अभी चुनाव होंगे तो हो सकता है कि अभी विधान परिषद वहाँ पे रखी जाए। अमूमन जो है लग रहा है ज़्यादा संभावना है कि नहीं रखी जाए। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो कहाँ पे हैं, इधर उत्तर प्रदेश में 100। अनुच्छेद 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समावेत दोनों सदनों में अभिभाषण की बात करता है। रूढ़िगत संबोधन होता है, मतलब ये परंपरा है एक, आप ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है। तो वहाँ पे जो राजा होते हैं वो संबोधित करते हैं, तो इसी वजह से लिखा गया है कि रूढ़िगत संबोधन जो है वो किया जाएगा। ओके, ऐसा कुछ करके तो वो भी सी बात है, अमूमन ऐसा होता है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि 176(1) में राज्यपाल का अभिभाषण की बात कही गई है, इतना ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 208(1) के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए
राज्य के विधानमंडल का कोई सदन, मतलब विधानसभा और या विधान परिषद, कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। ओके, हाँ ध्यान रखना। तो 208 के तहत 208(2) में भी कुछ बातें कही गई। इसके तहत देखें, कहा गया कि जब तक खंड 1 के अधीन ये वाला हिस्सा नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया और नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी रहेंगे। तो ये बात कहेगी कि भाई अगर ये वाला हिस्सा अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है तो जब तक ये प्रभावी नहीं हो रहा तब तक पुराने ढंग से चलाई जाए। तो ये 208(2) कहता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 109 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि जो है वो विधि द्वारा कर सकती है। ओके, मतलब एक तरह से जैसे टैक्सेशन की बात होती है, कुछ वित्तीय लेन देन है और तमाम सारे ऐसे हैं जो वित्त से संबंधित मुद्दे हैं, 209 के तहत जो है वो। साथ ही जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करती है। मतलब अगर वित्त से संबंधित कोई मुद्दा या कार्य संचालन को लेके अभी तक कोई नियम नहीं अपनाए हैं या नहीं बनाए हैं राज्य विधानमंडल ने, तो फिर जो है लोकसभा के नियम का पालन करते हुए वो संचालित होगी और वित्तीय कार्य भी संचालित करेगी। और आप ये कह सकते हैं कि जो भी कार्य संचालन है, वित्तीय हो या फिर प्रशासनिक कार्य हो, वो सब लोकसभा के नियम के अनुसार ही चलेंगे। ओके, चल, तो ये बात क्लियर होगी। संविधान के अनुच्छेद 164(4) में प्रावधान किया गया कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री, हालांकि इसके बारे में हमने चर्चा कर ली हुई है, अतः राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और यह वह 6 माह के अंदर विधानमंडल सदस्य नहीं बन पाता है तो फिर त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये बात हमने अभी बताई थी आपको, ये बात अभी बताई थी। अभी अच्छा शायद रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि ये नया कुछ चीजें आई हैं, क्योंकि ये वहां पे एक्चुअल दिया नहीं गया था, मैंने बोलचाल की भाषा में बता दिया था आपको, यहाँ पे दिया भी गया है। तो 164(4) में जैसे वहां पे कुछ बातें कहेंगे 164(4) में, उसका विस्तार जो है रूप 164(4) में वाला जो है यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए अब फिर से आ रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर। हाँ, ये तो रिपीट हो रहा है। चलिए, तो ये इसके बाद में और भी मुद्दे हैं। संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर है। हमने बताया था कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था कैसी है, इंटीग्रेटेड है, मतलब एक तरह से एकीकृत है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने बताया था आपको कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट माननीय और इसके बाद में हाई कोर्ट, और नीचे जो है आएंगे सेशन कोर्ट हैं, इसके बाद में कचहरी हैं, जिला सत्र न्यायालय हैं, या फिर अब क्रिमिनल जो फौजदारी न्यायालय वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो एकीकृत व्यवस्था मतलब कि भाई हायरार्की एक मेंटेन की गई है। टॉप पे जो है सुप्रीम कोर्ट है और जो भी निर्णय, जो भी सारी बातें कही गई, जो नियम कानून है वो अगर यहाँ से कोई आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से तो ये नीचे की अदालतों को मानना पड़ेगा। तो ये एकीकृत व्यवस्था है। ओके, एकीकृत व्यवस्था मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ही जो है जो तमाम सारा न्यायिक कार्य है वो केंद्रीकृत है एक तरह से। ओके, बंटवारा नहीं किया गया है और इनको मानना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नकार देंगे, इनको मानना भी पड़ेगा। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट जो है बिल्कुल वैसे ही है कि हाई कोर्ट कुछ भी आदेश देगा अपने राज्य में तो वहाँ पर जितनी भी अदालतें हैं, सेशन कोर्ट है, कचहरी है और जो भी क्रिमिनल कोर्ट हैं, वो जो भी है कोर्ट, उनको सबको मानना पड़ेगा।
ओके, तो राज्य में हाई कोर्ट, तो न्यायिक प्रशासन संबंधी। भारतीय संविधान में राज्य के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ओके, तो लास्ट में जो है एकदम से ये बताया गया, अर्थात 231 के तहत कि भाई अगर लगता है संसद को ठीक है, काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, या अभी इतना फंड नहीं कि हम दूसरे राज्य में भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकें, जो भी है, तो फिर ये संशोधन किया गया सुविधा के लिए 156 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कि भाई देखो ऐसा करते हैं कि भाई 2 राज्यों के साथ में एक में मिला लेते हैं और दोनों का न्यायिक प्रशासन चलता रहेगा। ओके, या फिर लक्षद्वीप है या कि कोई केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, वगैरह वगैरह जो भी हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके प्रशासन को देखने के लिए भी भाई एक तरह से न्यायिक नियम चाहिए। तो उसके लिए बोला गया कि भाई ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि किसी स्टेट के राज्य को वह ये दे देते हैं कि भाई इधर आप भी केंद्र शासित प्रदेश का थोड़ा सा देख रेख कर लो। तो ये संसद को अधिकार दिया गया है, ये संसद को अधिकार दिया गया। क्लियर? हाँ, चलिए, अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारता का उपवर्जन कर सकेगी। अंडरलाइन करेंगे इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? 230 में साफ साफ बोला गया है कि संसद को अधिकार दिया कि भाई किसी केंद्र शासित प्रदेश का किस राज्य के उच्च न्यायालय का जो है एक तरह से उस पर अधिकार होगा कि भाई वो सुनवाई कर सके वहाँ पे। और ये भी अधिकार दिया गया है संसद को, भाई जब लगे कि नहीं अभी तो काम पूरा हो गया है, अब हमें जरूरत नहीं है, तो फिर उस केंद्र शासित प्रदेश से उस उच्च न्यायालय की अधिकारता को खत्म भी कर सकता है कि भाई आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे अपना। ओके, तो अधिकारता दे भी सकती है किसी उच्च न्यायालय को किसी केंद्र शासित प्रदेश की, या अधिकारता को खत्म भी कर सकती है। तो ये संसद को अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? 230 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है। ओके, चलिए, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय मतलब एक तरह से रिकॉर्ड रखेगा, और आप जानते हैं कि इनके जो रिकॉर्ड है वो पूरे जो स्टेट है उनकी निचली अदालतों पर ये लागू, एक तरह से रेफरेंस के तौर पर इनको यूज किया जाएगा। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अनस न्यायालयों के लिए बाध्यकर होंगे। ओके, रेफरेंस के तौर ऐसे एक तरह से कि भाई ये हमने नियम बनाए हैं, निर्णय दिए, आप भी इसको फॉलो करें। और ऐसा नहीं मना कर सकते हैं, नहीं मना नहीं करेंगे, बाध्यकर होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय वो भी तो अभिलेखी न्यायालय जैसा व्यवहार करता है, बताया था आर्टिकल 129 में। तो बिल्कुल उसी तरह से 215 के तहत राज्य का उच्च न्यायालय तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। हमने बताया था 129 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने अवमानना के लिए लोगों को दंडित करे, संस्था को दंडित करे, या सरकार को भी दंडित कर सकती है, ध्यान रखना। ओके, हाँ, तो अवमानना के लिए साफ साफ। उसी तरह से 215 में उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया कि भाई अवमानना के लिए वो दंडित करे। अनुच्छेद 216 प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ओके, तो ये 216। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप ठीक से पढ़ते हुए चलेंगे। स्टार मैंने लगा दिया है। तो 62 वर्ष की आयु जो है, ओके, 62 वर्ष जो है ये यहां पे बताया गया है। और राष्ट्रपति को संबोधन के साथ में ध्यान रखना, राष्ट्रपति को ये अपना ये लेख सहित जो है अपना त्यागपत्र देते हैं। ओके, हाँ ध्यान रखना। तो नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति द्वारा, और त्यागपत्र जो है वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। एज कितनी है? 62 वर्ष। ओके, तो ये सारी बातें आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना। ओके, चलिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश के पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही कर सकते हैं। तो विशेष बहुमत हमने बताया था, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत मतलब 2/3। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। तो जैसी प्रक्रिया हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने या उसके जो चीफ जस्टिस हैं उस राज्य के न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, तो उसको भी उसी तरह से हटाया जाता है। और बाकी जो है जो उच्च न्यायालय के और भी न्यायाधीश हैं उनको बिल्कुल उसी तरह जैसे उच्चतम न्यायालय। अच्छा, इसमें और भी कुछ बातें कही गई है। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी, जैसे हमने बताया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ओके, अक्षमता के आधार पर सिद्ध कर, बहुत कोई बड़ा वो नहीं दिया गया मुद्दा कि भाई इनको ऐसे हटाया जाएगा, इनके ये ऐसे ऐसे ये काम करेंगे तो ये काम कर देंगे, तो नहीं, इतना बोला गया कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर इनको हम हटा सकते हैं। अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य है जो भारत के नागरिक है। ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हो। अधिवक्ता, ओके, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि एडवोकेट की बात कही जा रही है कि वो किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय मतलब लगातार 10 साल तक जो अधिवक्ता रहे हो, उनका चुनाव उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हैं, न्यायिक पद, ओके, तो उनको भी ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। एक खास बात यहां ध्यान रखना कि जैसे हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे एक बात यह भी कही गई थी कि राष्ट्रपति के जहन में या राष्ट्रपति के दिमाग में या ऐसा हो कि भाई उनके जानकारी में हो कि ये कोई जो है बहुत बड़ा कोई कानूनी रूप से या कानूनी या कानून का कोई बहुत बड़ा जानकार हो, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता था। तो वो जो तीसरी कंडीशन थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के लिए, वो यहां पे नहीं है। तो इतना आप ख्याल रखना कि राष्ट्रपति के एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ख्याल में, दिमाग में या राष्ट्रपति के जानकारी में कोई बहुत बड़ा न्यायिक जानकार हो तो उसको भी नियुक्त किया जा सकता था। तो वो कंडीशन यहाँ पे मतलब राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए वो कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है। केवल 2 ही कंडीशन है। तो भारत का नागरिक तो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, तो 10 वर्ष तक का वकालत करी हो और 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में कोई न्यायिक पद हो। तो तीसरी कंडीशन यहाँ पे नहीं। ओके, तीसरी कंडीशन जो है वो यहाँ पे नहीं। अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ओके,
ध्यान रखना, नोट करेंगे, इसको स्टार भी लगाएंगे, संचित निधि पर बाधित होते हैं। जबकि जो उनकी पेंशन होती है वो अनुच्छेद 112 3 घ और इसके सेक्शन जो 3 है के तहत भारत की संचित निधि पर बाधित होती है। तो आपसे इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा कि भाई कौन से अनुच्छेद में है। हाँ, ये जरूर पूछता है कि ये बताओ वेतन कहां से मिलता है, पेंशन कहां से मिलती है। हाँ, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है जिस स्टेट में है वहां से मिल जाएगा। जब वो रिटायर होंगे तो फिर इसके बाद में उनके पेंशन की जो जिम्मेदारी है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ओके, भारत की संचित निधि पर भारित होती है उनकी पेंशन। तो ये आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमने बताया था आपको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, हमने सुप्रीम कोर्ट का जब हम बात कर रहे थे वहां पे भी हमने बात की हुई थी कि वहां पे भी कार्यकारी न्यायाधीश है और उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय। उसी तरह से राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए भी जब कभी भी ऐसा लगे कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनुपस्थित हैं, किसी कारणवश मान लो कि वो नहीं काम कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति को लगता है भाई काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो उसी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं में से आर्टिकल 223 का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय उसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से आहरित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक, मतलब 2 वर्ष से अधिक नहीं, अनधिक मतलब क्या, अधिक नहीं, अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश एडिशनल जज के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक रूप से आहरित किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 में और कार्यकारी न्यायाधीश मतलब एक्टिंग जज तो वो अनुच्छेद 224 में ऐसी बातें कही गई और दोनों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। ऐसे न्यायाधीश जो 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, जो भी अगर एक्टिंग भी है या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी है तो वो 62 वर्ष तक ही रह सकते हैं। ओके, 62 वर्ष तक ही रह सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 226 आप जानते हैं, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा हमने ब्रॉड नहीं इसको पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट में संक्षेप में पढ़ाया हुआ है। 226 जो है अनुच्छेद 32 के से थोड़ा सा ज़्यादा जो है अपनी शक्ति रखता है रिट के मामले में, ध्यान रखना। ओके, तो उच्च न्यायालय जो है, तो राज्य का उच्च न्यायालय है, इस क्षेत्र में मतलब जो रिट अधिकारिता है वो उच्चतम न्यायालय से कहीं ज़्यादा है। अगर स्टेटमेंट ये आए तो उसको सही मानना। ओके, उसको सही मानना। चलिए, हालांकि बहुत ज़्यादा हमने नहीं यहाँ पे समझा, लेकिन आपको थोड़ा सा बातों बातों में ही बताते चल रहा हूँ, जिससे अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट ना जाए तो आप उसको क्लियर कर सकें ठीक से। अनुच्छेद 227 के तहत ये उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति जो है वो रखता है। बाकी जो तमाम सारे यहाँ पे सभी राज्य क्षेत्र में, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है तथा इनमें 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली का अपना एक एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है और जो कि आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अपना साझा जो है ये उच्च न्यायालय है। तो आप जानते हैं इन दोनों के पास में अपना अपना उच्च न्यायालय है जो कि संघ राज्य क्षेत्र है। लेकिन ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला भी हिस्सा जो पहले था अलग ही, अभी तो उसको अलग अलग कर दिया गया है।
पंजाब और हरियाणा, अब यहां से क्वेश्चन आपसे और ज्यादा पूछेंगे, स्टार लगाएंगे। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा राज्यों तथा संघ राज क्षेत्र चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय। दादरा नागर हवेली और दमन दीप ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो कलकत्ता है, लक्षद्वीप केरल के साथ में, और पुदुचेरी जो है ये मद्रास हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। नोट डाउन करते चलेंगे, संसद को अधिकार दिया गया ना कि वो अगर चाहे तो विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 214 जो 241 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है, या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को एक इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। ओके, तो ये भी ध्यान दिया गया भाई राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। कोई अगर मतलब ये बताया गया कि संसद को ये पूरी अधिकारता है, अगर उसका क्षेत्र बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, नए उच्च न्यायालय का गठन करना है, ओके, या ख़त्म करना है, तो ये सब संसद के जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आर्टिकल 241 जो है ध्यान रखना। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में क्रमशः कलकत्ता और मुंबई मद्रास उच्च न्यायालय जो है इनकी स्थापना की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये 1866 में। उत्तर पश्चिम प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुई थी, और जिसे 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया तथा 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। तो आप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं वो 1919 में नाम दिया गया। गठन कब किया गया, ध्यान रखना, 1866। संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान के बारे में नोट डाउन करेंगे। 233 से लेके 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श से करके करेगा। तो जब कभी भी बोला गया है, अनुच्छेद 233(1) कहता है, और इसमें जो अधीनस्थ न्यायालय हैं कि अगर उसके न्यायालय के न्यायाधीश को मतलब अपॉइंट करना है, पदस्थापन करना है, या फिर बोला गया कि भाई इसको ट्रांसफर करना है, उसको प्रोन्नति देनी है, या फिर डिमोशन करना है, ओके, तो वो सब राज्यपाल करेगा। लेकिन ये सब तभी करेगा जब उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श कर ले। ओके, हाँ, तो ये राज्यपाल करेगा, राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं करेगा। ओके, राज्यपाल करेगा लेकिन परामर्श से उस राज्य के उच्च न्यायालय। तो ये अनुच्छेद 233(1) ऐसी कुछ बातें करता है। अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, सब राज्यपाल कर रहा है, ठीक है, हाँ, राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पे अनुच्छेद 234 कुछ ऐसी बातें करता है। ओके, 235 के तहत देखें तो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। ओके, ये इस पे नियंत्रण रखता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौता के आधार पर निपटारा किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि लोक अदालतें कैसे काम करती हैं। लोक अदालतें मतलब दोनों के बीच में समझौता हो गया, बस काम हो गया, ठीक है, तो यही सद्भावना के आधार पर। तो लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौता होना अनिवार्य है। ओके, तभी जो है मामले का निपटारा किया जा सकता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ कतिपय प्रसम आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। तो एक और स्टेटमेंट बनता है कि क्या लोक अदालतें केवल दीवानी मामले सुनती हैं या फौजदारी मामले, क्रिमिनल ऑफेंस भी इनको जो है मामले दे दिए जाते हैं? हाँ, तो दोनों सुनती हैं।
ओके, हाँ। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो ध्यान रखना, वर्तमान न्यायिक अधिकारी या सेवानिवृत्त हो चुके या विधिक ज्ञान रखने वाले कोई व्यक्ति जो होंगे वो भी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, पीठासीन अधिकारी। क्लियर? ग्राम न्यायालय की बात करें तो ये ग्राम न्यायालय अधिनियम ही एक बनाया गया सन 2008 में, और इसके तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। ओके, तो लोक अदालतें वो भी दीवानी फौजदारी मामले, और जो ग्राम न्यायालय हैं वो भी दीवानी फौजदारी मामले सुन सकते हैं और सुनते भी हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 के तहत पुलिस हिरासत का तात्पर्य कि अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी का हिरासत में तथा उसे पुलिस स्टेशन के हवालात में या अधिकारी की हिरासत में रखा जाता है। CRPC बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि CRPC 1973 में क्या बातें थी, क्या चीजें समाहित किए हुआ था। तो ध्यान रखना, इनमें बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा बोला गया कि बहुत पुरानी हो गई, कारगर नहीं है इस हिसाब से, तो इनमें बदलाव किया गया। तो इनको ध्यान रखना, 73 में कुछ बदलाव किए गए, अभी की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी हाल फिलहाल में बदलाव किए गए। इसके विपरीत न्यायिक हिरासत का तात्पर्य यह है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में तथा ऐसे स्थिति में अभियुक्त को केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभावी पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति अभियुक्त से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यायिक हिरासत के दौरान क्या क्या किया जा सकता है वो सारी बातें यहाँ पे कही गई कि भाई पूछताछ उससे नहीं की जाएगी न्यायिक हिरासत के दौरान। हालांकि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझने पर संबंधित अधिकारी को अभियुक्त से पूछताछ करने की अनुमति दे सकता है, और अमूमन यही होता ही है, अमूमन यही होता है। कितना भी मना करोगे भाई, सरकार का आदमी है, पूछ लेगा जाके भाई इनसे पूछताछ करनी, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। ओके, तो बोलेगा न्यायिक हिरासत है तो क्या हुआ, कर लो जाके पूछताछ। तो यही अमूमन लागू होता है। हालांकि ये तो ठीक है, दिखावे के लिए है, बताया कि न्यायिक हिरासत के दौरान क्या क्या कैसे क्या होता है, तो ये नहीं किया जा सकता है, पूछताछ नहीं, लेकिन आप देखेंगे ये लागू होता है। पुलिस पूछती है जाके, बोलती है हमारे पास प्रमाण है, हमें पूछना है, तो बोलेगा ठीक है कर लो भाई पूछताछ। हाँ, 1979 में कपिला हिंगोरानी, नाम ध्यान रखना, कपिला हिंगोरानी ने एक याचिका दायर की और प्रसिद्ध हुसैनारा खातून मामले में पटना की जेलों से लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की गई। और तो हिंगोरानी एक वकील थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति PN भगवती की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष दायर किया गया, और इस सफल मामले के परिणाम स्वरूप हिंगोरानी को PIL की जननी कहा गया। मामला 1979 का है। बिहार के पटना जेलों में बंद तमाम सारे कैदियों, उनकी रिहाई के मामले में ये वकालत कर रही थी। नाम ध्यान रखना, इनका पूछा जाएगा नाम तो आप आसानी से बता सकते हैं, हमने बता दिया, कपिला हिंगोरानी। इनको PIL की जननी कहा गया है। न्यायालय ने हिंगोरानी को ऐसे मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जिसमें उनका कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, कोई मतलब नहीं था ऐसा कि भाई हमें ये करना है कि नहीं, बस एक तरह से कि भाई इनके जो कैदी, इनके बारे में हम कुछ क्यों कैदी बने हुए हैं। तो एक मामला जाके उन्होंने एक याचिका जो है किसी दूसरे की तरफ से खुद ही दायर कर दी जाके, जिसे भारतीय न्यायशास्त्र में जनहित याचिकाएं
एक स्थायी व्यवस्था बन गई। देखो इनका कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था कि भाई जाके ऐसा करना है, नहीं, बस दूसरा पक्ष जाके अपना जो है, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णन अय्यर देश के उन पहले न्यायाधीशों में थे जिन्होंने जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया हुआ था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई जनहित याचिकाओं के आप मतलब कब शुरुआत होती है इनकी, तो उस समय कौन जो है न्यायमूर्ति थे, तो नाम ध्यान रखना पी.एन. भगवती का कई बार, हालांकि इनका नाम नहीं पूछा, लेकिन ध्यान रखना वी.आर. कृष्ण अय्यर भी जो हैं वो भी साथ में। तो पीआईएल की जननी कपिला हिंगुरानी, यहां से ये जनहित याचिका, थोड़ा मुद्दे और देख लेते हैं इसमें। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। भारतीय न्यायशास्त्र में या न्याय में पीआईएल का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालतों में पेश किया गया एक मुकदमा है। तो आप भी अगर लगे कि किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, जो सक्षम नहीं है न्यायालय में जाने के लिए, तो आप उसकी तरफ से केस फाइल कर सकते हैं जाके, ओके। और उसी को बोला जाता है पीआईएल। तो तीसरा पक्ष जो होता है वो जाके न्यायालय में या खुद न्यायालय स्व मोटो एक्शन जो है लेते हुए वो अगर मुकदमा करता है, या कोई निजी संस्था या कोई निजी व्यक्ति, हाँ, उसके अपने व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते हुए भी किसी की दुर्दशा को जो है उठाता जाके न्यायालय में एक मुकदमा दायर करता, तो उसको क्या बोलते हैं? पीआईएल। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। न्यायिक सक्रियता बोला गया है, क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म बोला गया, न्यायिक सक्रियता। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। नोट करेंगे, यह रिट याचिका से बिल्कुल अलग है। जो रिट फाइल करते हैं मौलिक अधिकारों के हनन के लिए, ओके, ये बिल्कुल उससे अलग है। जो व्यक्ति या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। तो रिट अपने अधिकार के लिए, ठीक है, रिट जो है वो अपने अधिकार के लिए है, और बाकी जो है तो ये अपने अधिकार के लिए, बाकी जनहित याचिका जो है वो जनता के लिए। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है। तो आपसे पूछा जाए कि जनहित याचिका अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 39A, मतलब जो गरीब लोग हैं जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है, हाँ, ऐसे उनको न्याय फ्री में निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए आर्टिकल 39A बोलता है ना, निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए राज्य जो है ऐसा, हाँ, क्या करेगा? राज्य का कर्तव्य होगा या राज्य को ऐसा ये कोई प्रावधान करेगा। तो ये ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके। वे क्षेत्र जहां जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जैसे प्रदूषण है, आतंकवाद है, सड़क सुरक्षा है, निर्माण संबंधी खतरे हैं, या जैसे हिंगरानी की बात करते हैं, कपिला जो हिंगरानी, तो उसमें आपने देखा था कि जो कैदी थे पटना जेलों में 40,000 कैदी, उनको छुड़वाने के लिए एक तरह से वो दायर किया गया था इसको, ठीक है। चलिए, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सचल अदालत का उद्घाटन किया गया था। मोबाइल अपने आप में एक बड़ा क्रिएटिव काम था, 2007 की बात है। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल कोर्ट है, मतलब अगर कोई न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहा है तो न्यायालय खुद उनके जो है न्यायालय खुद उठ के उनके वहां चला जाए, ठीक है, कि बताओ भाई क्या बात है, ओके। तो ये एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि रचनात्मक कार्य था, और इसका शुभारंभ जो है वो 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया। और इस उद्देश्य, जो इसका उद्देश्य है, सुदूर पिछड़े इलाकों
तक न्याय व्यवस्था का लाभ पहुंचाया जाना। इस प्रकार के न्यायालय की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी कि यह अवधारणा ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई न्यायालय नहीं पहुंच पा रहा है तो न्यायालय उनके पास में चला जाए कि बताओ क्या समस्या है। तो मोबाइल कोर्ट एक सचल अदालत जो है 2007 में, ये मुद्दा बड़ा अच्छा है। अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे लगा कि एक बार इसको बता देना चाहिए। आप लोग एक बार रट लेना इसको, हालांकि मैंने ऐसे इसको कर दिया है तो आप आसानी होगी। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 403, हालांकि 402 की बात कही जा रही है, लेकिन अभी वो देखो अभी नया परिसीमन आएगा तो जो बताया गया था कि भाई एक जो है मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति, ये राज्यपाल एक जो एंग्लो इंडियन रहेगा, एंग्लो इंडियन, तो अभी लागू नहीं हुआ है। तो अभी आप ध्यान रखना, तो 403 ही सीटें अभी गिनेंगे। ओके, 403 ही गिनेंगे, जब लागू हो जाएगा तब की बात। अब अगला परिसीमन आएगा तब देखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288 और बिहार 243। इसको उल्टा कर दे तो तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश 230, कर्नाटक 224 और राजस्थान 200, गुजरात 182, आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 147, केरल 140, असम 126, तेलंगाना 119, पंजाब 117, छत्तीसगढ़ और हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इनमें दोनों 90-90 हैं। लेकिन ध्यान रखना कि 114 जो है बात कही गई है, 114 बात कही गई ना, और 114 में 24 जो हैं वो कहा गया है कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो रखी जाएंगी, और बाकी जो 90 हैं वो जो है जम्मू एंड कश्मीर से रखी जाएंगी। तो 90 ध्यान रखना। ओके, जम्मू ये क्या बोलते हैं, इसकी बात कर रहे थे तो 90। तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इनकी जो है अलग अलग है, ध्यान रखना। अब अलग अलग हो गई तो हमने बता दिया कि 114 वैसे हैं, 114 है, 24 जो है वो, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोग चाहो तो। 114 है, पीओके वाला हिस्सा तो 24 छूट गया है, तो दो आप गिनेंगे कि छत्तीसगढ़ और हरियाणा 90-90, 81 अलग झारखंड की रखेंगे, 70-70 दो है हमारे पास में, उत्तराखंड है और दिल्ली। अच्छा, हमने बोल्ड भी कर रखा है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, हाँ बोल्ड कर रखा हुआ है, परेशान नहीं होना। जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुदुचेरी, इनको हमने बोल्ड कर रखा है। अब इसके बाद में 68 जो है ये हिमाचल प्रदेश में। बाकी 4 हमारे पास में ऐसी विधानसभाएं, 5 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे 60 सीटें हैं और वो 7 सिस्टर्स में आती हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो अरुणाचल प्रदेश 60, मणिपुर 60, मेघालय 60 और नागालैंड 60 और त्रिपुरा 60। अब इसके बाद में एक बच जाता है मिजोरम, इसमें 40 हैं, गोवा में भी 40 हैं। तो 40 वाली 2, 60 वाली 5, 70 वाली 2 और 90 वाली 2, बाकी संख्या अलग अलग है, आपको याद करनी पड़ेंगी। पुदुचेरी 30 और सिक्किम 32 है। तो क्राइटेरिया ये बताया गया था कि मिनिमम जो है वो 60 होना चाहिए आंकड़ा। संविधान के आधार पर कितना बताया गया कि मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें अपवाद दिखते हैं। अपवाद क्या दिखते हैं? मिजोरम 40 है, गोवा 40 है, पुदुचेरी 30 है, सिक्किम में 32 ही दिए। तो ये अपवाद स्वरूप जो है वो दिखाया गया है। ओके, ये अपवाद स्वरूप है। चलिए लास्ट और अंतिम आज का, विधानसभा की विशेष शक्तियां। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में, राज्य विधानसभा में पारित किया जा सकता है, और यदि यह बहुमत से पारित हो जाता है तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा। धन विधेयक केवल राज्य विधानसभा में। ओके, और ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि भाई जो विधान परिषद है वो 14 दिन तक इसको रोक सकती है, धन विधेयक को।
सामान्य विधेयकों से संबंधित मामलों में राज्य विधानसभा की इच्छा प्रबल होती है और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ऐसे समय में आप देखेंगे जब ऐसे समय में आप देखेंगे कि ये प्रावधान किया कि भाई अगर संयुक्त बैठक तो है नहीं तो यहाँ पे राज्य विधानसभा जो है उसकी इच्छा प्रबल। ऐसे मामले में राज्य विधान परिषद विधेयक को अधिकतम 4 महीने, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने और रख लो भाई, विलंबित कर सकती है। संयुक्त बैठक है नहीं, उधर राज्य विधानसभा हाथ पे हाथ धरे बैठी रखती, 4 महीने तक देख लेते हैं भाई क्या करोगे, संयुक्त बैठक का प्रावधान है नहीं और लास्ट में तो पारित ही हो जाएगा, तो 4 महीने इंतजार करना होता है। तो ये विधान परिषद जो है मैक्सिमम 4 महीने जो है रोक सकती है, 3 महीने एक बार, एक महीने एक बार। राज्य की विधानसभा के पास उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करके राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने की शक्ति दी गई है। तो ये विशेष बहुमत, ओके, इसमें भी राज्य विधानसभा के पास में ये शक्ति है। तो राज्य विधानसभा की विशेष शक्तियां, हमने 2 मुद्दे डिस्कस किए, एक तो राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में और दूसरा राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की हुई है। ओके, कल जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ और भी मुद्दे रहेंगे उसमें, जैसे आपातकाल की बात कर लेंगे, कुछ जैसे संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो लगभग ये खत्म ही होने वाली है आपकी पॉलिटी, 2 क्लासेस और इसमें 3 क्लासेस होंगी, इसके बाद में इसको फिनिश कर देंगे। तो ये 12, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट एक बड़ा पोर्शन पूछा जाता है, तो इन्वायरमेंट हम आपको विस्तार से बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइज।